हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कल के वीडियो का आगे वाला पार्ट होने वाला है, यानी लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। कल के वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। रेट लॉ के बाद क्या करेंगे? मॉलिक्युलैरिटी पढ़ेंगे और मॉलिक्युलैरिटी के बाद अपन क्या करेंगे? ऑर्डर पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक से, मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर से, हमेशा हर साल सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% ले आता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को अपन को अच्छे से समझना है। फिर लास्ट में क्या करेंगे? इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, तो आज के इस टॉपिक का जो एजेंडा है, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक्स है, कंटेंट है, वो है रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेट लॉ से। क्या होता है रेट लॉ और उसको समझने का कोशिश करते हैं अपन लोग। तो देखो, आपको मैं सबसे पहले रेट लॉ का मतलब बता देता हूं। देखो, कल अपन ने एक बेसिक जनरल रिएक्शन पढ़ी थी। ये अपनी क्या हो गई? एक बेसिक जनरल रिएक्शन हो गई। इसके लिए कल मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखा था। रेट में क्या लिखा था मैंने? जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी इसमें जो रिएक्टेंट है वो ए और बी है, इनकी पावर क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो रिलेशन मैंने लिखा था वो किसकी हेल्प से लिखा था? लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से लिखा था। अब मेरी बात सुनो, जो अपना रेट लॉ है, रेट लॉ क्या कहता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन इनकी जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी अगर मैं इसकी पावर m लिखूं, इसकी पावर n लिखूं, तो जो m है वो a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है ना। और n की जो वैल्यू है वो b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो रेट लॉ क्या कहता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of concentration of reactant raised to the power which may be equal to, which may or may not be equals to the stoichiometric coefficient। यानी जो अपना रेट लॉ क्या बोलता है? जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी जो पावर होगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यही क्या कहता है? रेट लॉ कहता है। तो देखो दोस्तों, जो रेट लॉ है वो एक्चुअल में क्या है? एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया? मैकेनिज्म पे। किस पे डिपेंड करेगा? ये मैकेनिज्म पे। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? सिंपल एक केमिकल रिएक्शन पे। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, उसमें जो रेट लॉ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। तो ये तो सिंपली क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट था। लेकिन जो रेट लॉ है उसमें तो कुछ और चीज है, बिल्कुल कुछ और चीज है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर अपन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? अपना k आएगा, एक क्या आएगा? k, है ना। a की पावर m और b की पावर n। ये जो k होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट।
क्या बोलेंगे अपन इसे, रेट कांस्टेंट। और दोस्तों रेट कांस्टेंट के ऊपर हर बार सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 100% सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है। तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है कि भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इधर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रेट लॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल देके समझेंगे, बिना एग्जांपल के कुछ नहीं समझते हैं अपन। एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो देखो आगे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको क्या होगा इसमें। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे HI हो गया, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2 प्लस I2 में। ठीक है, इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2HI आ जाएगा। अब अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखूं तो कितना आएगा, रेट हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया HI की पावर 2, लेकिन ये किससे है, लॉ ऑफ मास एक्शन से। लेकिन अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो देखो रेट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, KHI की पावर भाई 2 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। अभी 1 कैसे निकाली भाई साहब मैंने, ये 1 कैसे निकाली, ये 1 जो निकला है ये निकला है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म से। रिएक्शन मैकेनिज्म से किससे निकला है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इनमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे जब अपन ऑर्डर पढ़ लेंगे ना। पहले मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, फिर अपन ऑर्डर पढ़ेंगे। तो ऑर्डर के बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। और उस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये 1 आई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन बताऊं, कैपिटल A प्लस कैपिटल B C D और D, ये क्या हो गई, जनरल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K, A की पावर M और B की पावर N। कैसे लिखी है अपन ने, ये रेट लॉ से लिखी है, रेट लॉ से लिखी है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो रिएक्टेंट की पावर होती है अगर मैं इसको प्लस कर दूं, M प्लस N कर दूं, तो ये चीज किसको बताता है, अपने ऑर्डर को बताता है। ये चीज किसको बताता है, ऑर्डर को बताता है। तो अपन इसका ऑर्डर बता सकते हैं, अरे बिल्कुल बता सकते हैं। देखो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है, एक ही है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो जो रेट लॉ होता है अपन को क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में रेट लॉ दिया जाएगा। और रेट लॉ में अपन को क्या देखना होगा, कंसंट्रेशन की पावर देखनी होगी। कंसंट्रेशन की क्या देखनी होगी, पावर देखनी होगी। और इस कंसंट्रेशन की पावर को अपन ऐड कर लेंगे तो वो चीज क्या बताएगा, अपना ऑर्डर बताएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रेट लॉ से आपको एक चीज पता चल गई भाई, अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अपन ऑर्डर आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो इस लेक्चर में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में आएगा। ठीक है, आज तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो देखो मेरी बात सुनो। अब अपना टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए अगर अपन को मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी है तो ये बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले क्या करो, कोई सी भी रिएक्शन लिख लो। जैसे मैं अगर लिखूं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, आपने क्या करा, कोई सी भी क्या कर ली, रिएक्शन लिख ली। अब रिएक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है, 1 + 1, इन दोनों को ऐड करना है। यानी जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के एडिशन के बराबर हो जाएगी। यानी देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 आया तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। वैसे एक दूसरी रिएक्शन भी बताता हूं, देखो मैं NO2 प्लस O2 गिव्स N2O5। इसको एक बार बैलेंस करके देखो, यहाँ पे 2 लगा लो और बैलेंस चाहिए, नहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाफ आएगा। ये तो इसे ऐसे करो, यहाँ पे 4 लगाओ और यहाँ पे 2 लगाओ, अब ये बैलेंस्ड है। अब ये क्या है, बैलेंस्ड है।
अब इसमें क्या करो, मॉलिक्यूलरिटी अपन को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पे देखो NO2 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया, O2 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। बस कोफिशिएंट को ऐड करो और क्या निकालना है, अपना मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया भाई, जितने भी कोफिशिएंट दे रखे हैं अपन को, जितने भी एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको ऐड कर लेंगे तो वो क्या डिफाइन करेगा, अपना मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेगा। यानी क्या हो गया, sum of all the reactant which collide to form product are called molecularity। यानी जितने भी एटम होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन अपन क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, रिएक्शन को देखो, जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करके बता दो, खत्म काम। ज्यादा इसमें अपन को रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली रिएक्शन के कोफिशिएंट को देखो, ऐड करके आंसर निकालो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कैसा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मां बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। रिएक्शन देखनी है, कोफिशिएंट को ऐड करना है, आंसर निकालना है, ये बिल्कुल क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और ये किस पे बेस है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है देखो मैं बताता हूं। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट लिख के देखो, क्या हो जाएगा, रेट हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया NO2 की पावर 4 और O2 की पावर 1। अरे भाई साहब, मैंने रेट लॉ में बताया ही था कि जो कोफिशिएंट होते हैं उनको अपन पावर में लिखते हैं। आपने जो रिएक्टेंट की पावर होती है वो किसको डिनोट करती है, कोफिशिएंट को डिनोट करती है। तो इनकी पावर को क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5। और ये 5 ही क्या बता रहा है, अपनी मॉलिक्यूलरिटी को बता रहा है। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही करना है और इसका आंसर भी आप डायरेक्टली रिएक्शन को देख के निकाल सकते हो। यानी अपन को इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अब अपना जो ऑर्डर आएगा उसमें अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। चलो फिर देखते हैं आगे अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को अभी अभी अपन ने देखा कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं 2HI gives H2 plus I2, अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं तो क्या आएगा, K HI की पावर 1। ये रेट लॉ है, मैंने रेट लॉ लिखा है इसे, ये क्या हो गया, रेट लॉ हो गया, रेट लॉ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था रेट लॉ में जो पावर होती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगी वो चीज, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म पे वो चीज डिपेंड करेगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे ये क्या होगी, चीज डिपेंड करेगी। ओके, तो देखो जो 1 है इसमें जो पावर होगी वही क्या डिफाइन करेगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करेगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यही चीज डिफाइन करेगी। सर एक बार डेफिनेशन भी लिख के बता दो तो अच्छा रहेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। यानी जो रेट लॉ है उसमें जो पावर होगी किसकी, रिएक्टेंट की, उसका जो सम होगा वो क्या बताएगा, अपना ऑर्डर बताएगा। तो इसे लिख दे, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। यानी रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उनकी जो पावर होगा उसको अगर सम कर ले तो वो क्या चीज बताएगा, अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूं, जैसे कोई रिएक्शन हो गई, रिएक्शन डायरेक्ट रेट लॉ लेते हैं, डायरेक्ट क्या लेते हैं, रेट लॉ लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो देखो
इसमें क्या होगा, रेट लॉ हो गया के, ए की पावर क्या हो जाएगा हाफ, और बी की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसमें अपन कैसे निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हाफ प्लस 3/2 कितना हो जाएगा ये 4/2 यानी 2। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूं तो R इजिकल्स टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो सर इस चीज से अपन को क्या पता चल रहा है कि जो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव भी अपना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखो दिख रहा है अपन को 3/2, तो ऑर्डर किस में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ये पावर कितनी होगी, जो पावर है वो कितनी होगी उस पे ऑर्डर अपना डिपेंड करेगा। और ये जो ऑर्डर है वो कैसी वैल्यू है, मैंने आप लोगों को बताया था जो ऑर्डर होता है वो कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यानी अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑर्डर को पता कर सकते हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कैलकुलेट करने का एकमात्र यही तरीका है, आपको क्या दिया हुआ होगा, रेट लॉ दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, रेट लॉ। और उस रेट लॉ में जो अपने कंसंट्रेशन की पावर्स होंगी इनको बस जनरली क्या करना है, ऐड करना है और अपना क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, और ऑर्डर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसा होगा, इंटीजर, मतलब अपने 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। इतना अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक आता है जो अपने बोर्ड्स में जनरली पूछा जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो आप लोग मुझे बताओ चैट में लिख के, कमेंट में लिख के, और मैं भी इधर क्या करता हूं, लिखता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, उससे मैच कर सकते हो। तो देखो इसका जो डिफरेंस होगा उसे एक बार पढ़ के देखते हैं और इस डिफरेंस के साथ क्या करेंगे, इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपन डिफरेंस देखेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में भाई सबसे पहला डिफरेंस तो ये क्या, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या है ये, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्या है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये जो अपना ऑर्डर है, जो अपना मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमेशा क्या होगा, 1 2 3, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। तीसरा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा। मतलब इसमें डायरेक्ट रिएक्शन दे रखे होगी, अपन को मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है, इसमें तो रिएक्शन मैकेनिज्म पता होनी चाहिए या रेट लॉ पता होना चाहिए अपना, नहीं तो अपन नहीं निकाल सकते, है ना। यहाँ अगर रेट लॉ पता हो, यहाँ अपन को रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसमें तो सिंपल एक रिएक्शन दे दो, जितने भी अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसे ऐड कर लो, मॉलिक्यूलैरिटी निकाल लो। ठीक है, अब देखो ये किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ पे डिपेंड करता है, रेट लॉ पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे, लॉ ऑफ मास एक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों ये 4-5 डिफरेंसेस हैं, और भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो।
तो इन डिफरेंसेस से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि अपने बोर्ड में पूछ लिया जाए कि राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो डायरेक्ट आप अपने वीडियोस को देखो और से लिख के आ जाओ। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से, और ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी से एक क्वेश्चन बोर्ड में तो पक्का आता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा भाई ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, आपको क्या दे दिया जाएगा, रेट लॉ दे दिया जाएगा, फिर ऑर्डर पूछ लेगा, या आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी उसका आपको पूछ लेगा भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो डायरेक्ट अपन को क्या करना है, एक नंबर का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी एक दो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, उससे आप क्या करना, रेट लॉ निकालेंगे, कैसे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म से रेट लॉ निकाल सकते हैं, कैसे अपन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी अपना जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए एक इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करके अपन उसकी एक इक्वेशन निकालेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे, उसकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी एक दो फॉर्मूले आएंगे और अपन ऐसी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के पास वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।